1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अगर कोई गद्दार थे तो वो दक्षिणपंथी थे, इधर के हिंदू महासभा और आरएसएस, उधर के मुस्लिम लीग। आज दोनों अपने अपने मुल्कों में देशभक्ति के भाषण देते हैं। नमस्कार, मॉलिटिक्स इंडिया पर मेरे शो अनफोल्डिंग हिस्ट्री के इस कस्त में आपका स्वागत है। आप जानते हैं 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त की जो तिथि है वो हमारी आज़ादी के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा और उसके बाद पूरे देश में फैला आंदोलन एक बार दोबारा देखना तो बनता है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक वीडियो शेयर किया जिस वीडियो में उनकी अपनी कमेंट्री है और सेलिब्रेट किया भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन था क्या? असल में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, आप जानते हैं कि हिटलर ने धीरे धीरे यूरोप के तमाम हिस्सों पे कब्जा करना शुरू किया। तब तक तो सब खामोश रहे जब तक छोटे मोटे देशों पर वो कब्जा कर रहा था। लेकिन जब ब्रिटेन और फ्रांस को ये लगा कि अब तो वो फ्रांस के अंदर भी घुस आया है और ब्रिटेन को भी खतरा है, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। अमेरिका शामिल हुआ। बाद में आप जानते हैं स्टालिन का समझौता था हिटलर के साथ कि हिटलर रशिया में नहीं जाएगा, लेकिन बाद में हिटलर रशिया में भी घुसने की कोशिश करने लगा, तो स्टालिन भी इनके साथ आ गया और हिटलर के खिलाफ इनको मित्र देश कहा गया। एक पूरा कोवेलिशन बना और एक तरह का विश्व युद्ध शुरू हो गया जिसमें एक तरफ हिटलर था, मुसोलिनी था और जापान था, और दूसरी तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाकी सारे देश। तो हिंदुस्तान उस समय अंग्रेजों की कॉलोनी था, गुलाम था। हिंदुस्तान को भी अंग्रेज चाहते थे विश्व युद्ध में शामिल करना। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तमाम राज्यों में उसकी सरकारें थी। कांग्रेस ने एक बात तो तय करके रखी थी कि हिटलर का साथ नहीं देना है क्योंकि हिटलर फांसीवादी है। लेकिन अंग्रेजों से वो बार बार ये कह रही थी कि जैसे आप यूरोप के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने की बात कर रहे हैं, वैसे ही आप ये वादा कीजिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो आप हिंदुस्तान को भी आजाद कर देंगे। अंग्रेज ये वादा करने को तैयार नहीं थे, इसलिए अंततः कांग्रेस ने ये लाइन ली कि ना तो हम हिटलर का साथ देंगे और ना ही अंग्रेजों का साथ देंगे। तनातनी बढ़ी और अंत में गांधी जी ने एक खुली घोषणा की। मेहर अली साहब ने यह नारा सुझाया था, यूसुफ मेहर अली साहब ने, उनके बारे में जरूर ढूंढकर पढ़िएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिंदी में अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजी में क्विट इंडिया। इसके पीछे एक और नारा था, साम्राज्य है ये लड़ाई, न देंगे एक पाई न देंगे एक भाई। मतलब हिंदुस्तान इस युद्ध में न तो कोई आर्थिक सहायता करेगा और न ही अपने लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराएगा। ये कांग्रेस का स्टैंड था, फाइनल स्टैंड था। अंग्रेजों ने पहले तो थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन जब उनकी समझ में आ गया कि कांग्रेस बस में आने वाली नहीं है, तो उन्होंने जो ही अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा हुई, कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को उठाकर जेल में डाल दिया। गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, ये सारे लोग जेलों में भर दिए गए। जब जेलों में भर दिए गए तो अंग्रेजों ने सोचा ये था कि लोग अपने आप खामोश हो जाएंगे, नेता है नहीं, नेता जेल में है, कितने दिन लड़ेंगे। लेकिन जनता सड़कों पर आई। पहले गांधी की अहिंसा के साथ, बिना कोई हथियार लिए, बिना कोई तोड़फोड़ किए, जनता सड़कों पर उतरी, नारे लगाते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। गांधी ने एक और नारा दिया था, करो या मरो। अक्सर इस पर बात करते हुए कहा जाता है कि गांधी ने हिंसा का समर्थन किया था, लेकिन यह नारा था करो या मरो, मारो नहीं था इसमें। यह आत्म बलिदान का नारा था कि या तो देश को अंग्रेजों से आजाद कर लेंगे या आजादी की लड़ाई में अपनी आहुति दे देंगे। जब जनता सड़कों पर निकली तो अंग्रेजों ने भारी दमन किया। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, कितनी ही औरतों के साथ बलात्कार हुआ, कितने घर जला दिए गए, कितने लोगों की संपत्तियां जब्त हो गईं। लेकिन जनता ने हार नहीं मानी। जनता लगातार सड़कों पे रही। 3 जगहों पे कम से कम जनता ने अपनी राष्ट्रीय सरकारें बनाई, लेकिन अभी बात उनकी जो इस आंदोलन से बाहर थे। इस पूरे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 2 संगठन ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। एक तो कम्युनिस्ट
उनको ये लगा कि स्टालिन और रूस जब अमेरिका और इंग्लैंड का साथ दे रहे हैं तो हमको भी इंग्लैंड का साथ देना चाहिए। और दूसरे हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग, यानी भारत का दक्षिण पंथ। मैं मुस्लिम लीग को तीसरा नहीं कह रहा हूं, इस दूसरे में ही शामिल कर रहा हूं, यानी भारत में जो धार्मिक दक्षिण पंथ था, मुस्लिम दक्षिण पंथ जिसका प्रतिनिधि मुस्लिम लीग था, और हिंदू दक्षिण पंथ जिसके प्रतिनिधि थे सावरकर और बाकी लोग, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आप जानते हैं आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने कभी हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम लीग का एक ही उद्देश्य था, पाकिस्तान बनाना। और मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद या मुस्लिम लीग में सक्रिय होने के बाद 1940 के बाद से ही जिन्ना लगातार अंग्रेजों के साथ रहते हैं, ये बात तो अक्सर कही जाती है। लेकिन आज जो देशभक्त होने का सबसे बड़ा दावा कर रहे हैं, जो सबसे देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग 1942 के इस महान आंदोलन से सिर्फ बाहर ही नहीं रहे थे, इस आंदोलन में अंग्रेजों का साथ भी दिया था। हुआ क्या था, जब कांग्रेस की पूरी कार्य समिति को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया, तो दुनिया को यह दिखाने के लिए और समर्थन के लिए भी कि हिंदुस्तान हमारे साथ है, अंग्रेजों को जरूरत थी कुछ हिंदुस्तानी प्रतिनिधियों की। ये प्रतिनिधि कौन बने? ये प्रतिनिधि बने मुस्लिम लीग और सावरकर। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी सब बर्खास्त कर दी गई। अब इनमें से कुछ जगहें ऐसी थीं जहां मुस्लिम लीग अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। दो जगहों के बारे में आप सब लोग जानते हैं, एक तो सिंध जो आजकल पाकिस्तान में है, और दूसरा बंगाल। बंगाल में फजलुल हक की जो सरकार बनी वो डायरेक्ट मुस्लिम लीग की तो नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं फजलुल हक जो हैं वो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे, पाकिस्तान बनने के बाद प्रीमियर भी बने। तो उनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सावरकर के लेफ्टिनेंट थे, बड़े लेफ्टिनेंट थे, कलकत्ता के बड़े हिंदू महासभा के नेता थे, उन्होंने सरकार बनाई और सिंध में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग को समर्थन दिया। सावरकर ने अपने भाषणों में यह कहा कि ऐसा करना सही था। सिंध में तो मजेदार बात यह है कि जिस समय हिंदू महासभा मुस्लिम लीग का समर्थन कर रही थी, उसी समय मुस्लिम लीग पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर आई, विभाजन का प्रस्ताव लेके आई, और आज जो देश की एकता की बात करते हैं, गांधी पर और सब पर जिम्मेदारियां डालते हैं, उस पार्टी के जो पुरखे थे हिंदू महासभा के लोग, उन्होंने उस प्रस्ताव पर एक शब्द नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, सरकार से समर्थन भी वापस नहीं लिया। यही नहीं, उस समय एक युद्ध परिषद बनी थी, वार काउंसिल। वार काउंसिल में हिंदू महासभा ने अपने मेंबर डाले। सावरकर पूरे देश में घूम घूम कर सेना में भर्ती करवा रहे थे। ये लोग आज सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस शायद भारत के इकलौते बड़े नेता थे जो हिंदुस्तान से भागने के बाद जर्मनी तो गए ही, बल्कि इस विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का समर्थन कर रहे थे। बाकी चीजों पर बात हो सकती है, लेकिन यह तो बिल्कुल क्लियर था कि जर्मनी और जापान के समर्थन से वो युद्ध करना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ। उस युद्ध में उनके खिलाफ जो सेना की भर्ती हो रही थी, उस सेना की भर्ती में सहयोग कर रहे थे विनायक दामोदर सावरकर और हिंदू महासभा के लोग। एक किस्सा सुनाता हूं आपको। आपने गोडसे का नाम सुना है? गोडसे का जो छोटा भाई था वो द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक बनकर गया था, यानी सेना में जो भर्तियां हो रही थीं उसमें वो भी भर्ती हुआ था, और वहां से जो उसको बंदूक मिली थी उस बंदूक को उसने छुपा के रख दिया था। उस बंदूक को छुपा के रखा गया था कि वो गांधी मर्डर में काम आएगी। बंदूक जंग खा गई, काम तो नहीं आ पाई, लेकिन वो बंदूक लेकर गांधी मर्डर की कोशिश जरूर की गई थी। इसके अलावा गोडसे का जो साथी था आप्टे भी उस समय सेना में भर्ती हुआ था। एयरफोर्स में जो भर्तियां हो रही थी वो उसका अधिकारी हुआ था। यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल सरकार का हिस्सा थे, फजलुल हक सरकार में मंत्री थे, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी को यह पत्र लिखा था कि किस तरह कांग्रेस का जो आंदोलन है उसको दबाया जा सकता है। और गोलवरकर के पास जब कुछ युवा पहुंचे इस बात के लिए, देखिए भले लड़के संघ में थे, भले युवा संघ में थे, लेकिन उस समय देश की आजादी का जो आंदोलन था उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हिस्सा लेना चाहते थे। ऐसे कुछ लोग जब गोलवरकर के पास पहुंचे तो गोलवरकर ने उन्हें इस आंदोलन में जाने से प्रोत्साहित करने की जगह मना किया। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। पूरे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सावरकर, हिंदू महासभा, गोलवरकर, आरएसएस,
इन सारे लोगों ने कोई हिस्सा नहीं लिया। मजेदार बात यह है कि आज प्रधानमंत्री महोदय ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें भी इनका चित्र नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वो चाहते तो भी नहीं दिखा सकते थे, ये इतिहास इतने पास का है। यानी एक लफ्ज में कहूं तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अगर कोई गद्दार थे तो वो दक्षिणपंथी थे, इधर के हिंदू महासभा और आरएसएस, उधर के मुस्लिम लीग। आज दोनों अपने अपने मुल्कों में देशभक्ति के भाषण देते हैं। देखिए, बात खत्म तो कहीं भी की जा सकती है, लेकिन मैं इस नुक्ते पर बात खत्म करना चाहूंगा कि देशभक्ति जो है वो कोई डीपी बदलने की चीज नहीं है। डीपी तो खैर आरएसएस ने बदली ही नहीं। तिरंगा लगाने में अभी भी उन्हें शर्म आता है। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। जब 3 लड़के घुस गए तिरंगा लेके 26 जनवरी 2001 को तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसके बाद शायद शर्म में 2002 से तिरंगा फहराना शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने एक चुनौती दी, या ये कहूं कि प्रधानमंत्री ने एक आमंत्रण दिया कि इस साल चूंकि 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव मन रहा है, तो सभी लोग अपनी सोशल मीडिया के डीपीज में भी तिरंगा लगाएं। सबने लगाया, लेकिन आरएसएस ने अभी तक नहीं लगाया। लेकिन डीपी और तिरंगे से आगे देशभक्ति क्या है? देशभक्ति असल में अपने देश की जनता की मुक्ति के लिए लड़ाई है। आजादी का जो पूरा आंदोलन था, उसके जितने बड़े नेता थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे मौलाना आज़ाद हों, चाहे रफ़ी अहमद किदवई हों, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, उन सब में अगर एक चीज़ कोई कॉमन थी तो वो ये थी, और ये तिलक से शुरू होता है, वो ये थी कि ये सब ये बात कहते थे कि बिना हिंदू मुस्लिम एकता के कभी भी देश को आज़ादी नहीं मिल सकती है। अंत में सुभाष चंद्र बोस की एक चिट्ठी आपको पढ़वा रहा हूं, एक लेख, एक भाषण उनका पढ़वा रहा हूं जो छपा हुआ है। इस भाषण में वो कहते हैं, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्ना जैसे लोगों से कहते हैं कि एक न एक दिन अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन आप लोग जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं वो उनके जाने के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। वो उनसे अपील करते हैं कि 1942 के इस महान आंदोलन में, आज़ादी के इस महान आंदोलन में अंग्रेज़ों का साथ छोड़कर शामिल होइए। ये चिट्ठी ये बताने के लिए काफ़ी है कि 1942 के आंदोलन में लड़ कौन रहा था और गद्दार कौन था। शुक्रिया।